नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सौंध माटी पुस्तक कविता कहानी गोज की 10वीं कहानी हुप से संबंधित वे तमाम चीज़ें देखेंगे जो कि जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के साथ साथ जेपीएससी जेएसएससी के तमाम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि सौंध माटी पुस्तक के जो लेखक हैं वह डॉक्टर विनोद कुमार हैं। डॉक्टर विनोद कुमार से संबंधित और सौंध माटी पुस्तक से संबंधित बेसिक चीज़ें क्लास 00 के माध्यम से इस सीरीज का पहले वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बता दी गई थी और उसके बाद क्रम से 9 कहानी पे वीडियो लेक्चर सेपरेट रूप से आया है, जिन वीडियोज़ के लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से प्राप्त करके देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। दोस्तों, सबसे पहले हम हुप की शाब्दिक अर्थ से शुरू करते हैं। हुप की अगर हम हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करें या हुप का अर्थ क्या होता है वह जानने की कोशिश करें तो एक लाइन में से हम एबिलिटी समझ सकते हैं या तो फिर क्षमता, बल, सामर्थ्य, शक्ति या ताकत के तौर पे इसे हम समझ सकते हैं। हुप मीन्स क्षमता या सामर्थ्य, ठीक है। इस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रख के चलना है। दोस्तों, सौंध माटी सेक्शन एज प्रॉमिस, जैसा कि मैंने बताया था कि होली से पहले मैं सौंध माटी सेक्शन की 10 कहानियाँ समाप्त कर दूंगा। तो 9 वीडियोज़ तो ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, यह 10वां वीडियो है। अभी कुछ देर पहले ही होलिका दहन हुआ है और होलिका दहन के जस्ट बाद मैंने सोचा कि आप सबों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। यह वीडियो जो है कल आएगा होली के दिन, तो कल तो होली नहीं है, कल आतर जाने वाला है। तो आप बेझिझक जो है कल भी पढ़ाई कर सकते हैं। परसों होली मनाई जाएगी सैटरडे को, तो आप कल इस वीडियो को देख लीजिएगा, कल सुबह में ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ मुख्य शब्दों को देख लेते हैं जिसे जानने के बाद आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, पहला जो शब्द है वह है सिलोही। सिलोही खोटा शब्द है, इसकी मतलब होती है ठंड भरी हवा, ठंडी ठंडी हवा। दूसरा है कुरय। कुरय का अर्थ होता है काम के बदले मिलने वाला अनाज या फिर मजदूरी के तौर पे इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कलपतर। कलपतर मीन्स होता है गिड़गिड़ाना, ठीक है, या लाचार अवस्था में हाथ जोड़ के प्रार्थना करना किसी चीज़ के लिए। गोदी मीन्स होता है दिमाग, भेजा। साध मीन्स होता है इच्छा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एड़ी लहियर मीन्स होता है एड़ी का दर्द। एड़ी तो आप समझ रहे हैं, पैर का निचला हिस्सा। और भूइयाँ, भूइयाँ एक जाति है, यह शेड्यूल कास्ट से बिलोंगिंग जो है एक जाति है जिसे हरिजन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस कहानी में कुछ जो है कहावतें आए हैं, 2-4 कहावतें आए हैं, जिनमें एक कहावत जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और काफ़ी विवादित है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है हम डिस्कस करें और इसके बारे में जानें, क्योंकि हो सकता है इससे संबंधित एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएँ। तो दोस्तों, वह कहावत है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। एक्चुअली इसके अलावा और भी कहावत आए हैं कि सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो विपत्ति में काम आए, घर में भूंजल भात न। तो मैं बता दूं कि घर में जो भूंजल भात न वाला जो कहावत था, एग्जैक्टली अभी पूरा याद नहीं है हमको, उसका मतलब होता है औकात से ज़्यादा शौक रखना, ठीक है। मेनली आप ऐसे समझ सकते हैं कि चादर जितनी बड़ी हो उससे ज़्यादा बड़ा पैर फैलाना या निकालना, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है कि मतलब सपने बहुत बड़े देखना, औकात से ज़्यादा शौक रखना। तो इसे देखिए, एक चीज़ और आपको समझना है कि दुनिया को किसी भी प्रकार की कोट्स, पूरी दुनिया की किसी भी प्रकार की कोट्स, यानी कि अच्छी बातें, अच्छी विचार को आप अपने हिसाब से नेगेटिव प्रूव कर सकते हैं। किसी भी कोट्स को आप एट द सेम टाइम पॉजिटिव या नेगेटिव वे में ले सकते हो और निर्भर करता है आप पे कि आप उस कोट्स को कैसे लेते हो। कोई भी ऐसा कोट्स नहीं जिसका नकारात्मक मतलब जो है नहीं निकाला जा सकता। हर कोर्स को जो है आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए मैं इस लाइन पे भी आने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो है श्री रामचरितमानस का एक चौपाई है या लाइन का है जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखित है। यहाँ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस प्रकार कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग बताने की मैंने कोशिश की है। तो ढोल मीन्स होता है एक साज जो बजाने की चीज़ है, जो कि कल परसों होली में बजाया जाएगा। आप ढोल से अवगत होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। गंवार मीन्स होता है मूर्ख। शूद्र मीन्स होता है कर्मचारी। अब देखिए, शूद्र आपको समझने की चीज़ है। जब बहुत पहले डेविएशन था काम के आधार पे, तब शूद्र कर्मचारियों के कार्य करने वाले लोगों को, लेबरर्स को या किसी भी तरह की मदद करने वाले लोगों को कहा जाता था, ठीक है। तो मेनली आज के अगर हम शूद्र की बात करें तो कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी शूद्र के कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है। पशु हो गया जानवर, किसी भी प्रकार का जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर, ठीक है। और नारी मीन्स तो आप सब अवगत हैं, स्त्री, महिला या किसी भी प्रकार की वोमेन। और सबसे जो जरूरी आपके लिए जानना वह है ताड़न।
दोस्तों ताड़न मीन्स होता है परखना या भांपना, किसी चीज़ को समझना। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यह तो मैंने बता दिया कि रामचरितमानस में यह लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। अब अगर इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें इस लाइन को, तो कवि का सही अर्थ का अगर अनुमान हम करें तो इसका अर्थ होगा कि इन सब को साधना या सिखाना पड़ता है। मीन्स दैट कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को जो है सिखाना या निर्देशित करना पड़ता है, साधना पड़ता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखनी होती है। साथ ही साथ यह बताया जाता है कि ईश्वर ने सही रास्ता एवं शिक्षा दी है, परंतु जीवों के स्वभाव में मर्यादा की जो प्रधानता है वह होनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और काफ़ी बारीकी से समझना है किसी भी कोर्स को। मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगा कि दुनिया की लिखी गई कोई भी बात का आप जो है नकारात्मक जो है पहलू निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि पॉजिटिव पहलू निकाला जाए, उसका यूज करके हम कुछ अच्छा कर सकें, ना कि उसका यूज करके हम फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इस सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है और इसे हमने समझने की कोशिश की। अब चलिए हम इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पात्रों से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं और अवगत हो लेते हैं, जो कि आपको कहानी समझने में अगेन मदद करेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेनली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कहानी का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन से कविता कहानी गोष्ठ से है, या फिर कौन से पुस्तक से है, या फिर लेखक का नाम पूछ दिया जाएगा उस कहानी का, या फिर उसका मतलब पूछ दिया जाएगा मतलब शीर्षक का, या फिर उनके जो है पात्रों से संबंधित चीज़ें पूछ ली जाएगी। तो मैं जब वीडियो तैयार करता हूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करता हूँ इस प्रकार की, जैसा कि मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा था, एक प्रतिभाशाली युवक ने कमेंट किया था, बहुत ही सुंदर कमेंट किया था कि सर कहानी तो खुद से भी किया जा सकता है। ऑब्वियसली मैं उनकी इस बात से एकदम बिल्कुल सहमत था, कहानी खुद से किया जा सकता है। और मैं भी अक्सर सलाह देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप कहानी टेक्स्ट बुक खुद से पढ़िए, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। और एक बार आप कहानी खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 बार आप हमारी वीडियो या किसी भी चैनल की वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, आप मैं आशा दिलाता हूँ आपको कि आप मेरी वीडियोज़ को मतलब जो स्वर्ण वाटी पुस्तक के 10 से 11 वीडियोज़ आई हैं उनमें से किसी टॉपिक की एक वीडियो को आप 2 बार देखिए, फिर उसी टॉपिक को पुस्तक में खुद से पढ़िए। उसके बाद आपका इतना कंठस्थ हो जाएगा उस टॉपिक पे कि एग्जामिनेशन में प्रश्न कहीं से भी आए, कहानी के बीच से या कहानी के ऊपर आप उस उत्तर को जो है उस प्रश्न के उत्तर को देने में आप सक्षम होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम खूब कहानी के पात्र दामोदर के बारे में देखेंगे। दोस्तों दामोदर जो है कहानी का मुख्य पात्र है। यह एक हरिजन युवा है, भूंइया जाति शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। गुरुदयाल राम का सबसे छोटा बेटा है। इसके पिताजी का नाम क्या है? गुरुदयाल राम, और उनके सबसे छोटा बेटा गुरुदयाल राम के 7 बेटे हैं, जिनमें से सबसे छोटा है दामोदर। दामोदर जो है गुनेश्वर बाबू के घर में कमियाँ एज ए वर्कर काम करता है, वहीं पे बहाल है, जहाँ उसे 10 रुपया डेली मिलता है। दामोदर जो है बाद में BA पास करता है हजारीबाग से प्रथम श्रेणी से, और दरोगा की नौकरी प्राप्त करता है और उसकी पोस्टिंग धनबाद में होती है। गुनेश्वर बाबू की माँ के ऑपरेशन के समय जो है उनके परिवार की मदद करता है कौन? दामोदर। जब वह गंगा सागर से वापस लौट रहे होते हैं गुनेश्वर बाबू के पूरी परिवार, उनकी माँ अचानक बीमार पड़ जाती है तब, जो कि आगे चल के आपको कहानी के माध्यम से बताया जाएगा मेरे ही द्वारा। दूसरे कैरेक्टर हैं गुरुदयाल राम। गुरुदयाल राम दामोदर के पिता हैं, जो कि कहानी में मृत है, कहानी में पहले ही मर चुके हैं। इनके 7 जो हैं बेटे हैं, जिनमें सबसे छोटे हैं दामोदर, जो कि कहानी के मुख्य पात्र हैं। और गांव के जमींदार के घर में जो है पूरे जीवन इन्होंने काम किया गुरुदयाल राम, और मर गए। ठीक है, जब ये मृत्यु के प्राप्त हो गए तो इनके जो 6 बेटे हैं वह काम करने के लिए कहीं बाहर चले गए, और जो 7वां बेटा था दामोदर वह अपनी माँ के साथ गाँव में ही रहता है और काम करता है गुनेश्वर बाबू के यहाँ। नेक्स्ट कैरेक्टर है दामोदर की माँ। दामोदर की माँ उसके साथ रहती है, अभी मैंने बताया। इनकी जो मृत्यु है तब होती है जब दामोदर की दरोगा में जॉब लग जाती है। वह अपनी खुशी के समाचार लड्डू और साड़ी वगैरह लेकर उनके यहाँ पहुँचता है, तब उनको जो है अपनी जॉब लगने की जो है खुशखबरी देता है। माँ खुश होती है, खुशी के आंसू रोती है और उस पर हाथ रख के सिराई जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चौथा कैरेक्टर है गुनेश्वर बाबू। गुनेश्वर बाबू गांव के बड़े किसान हैं, अमीर किसान हैं, दामोदर के मालिक हैं, और दामोदर को हल न जोतने पे भला बुरा कहने वाले हैं। इन्हीं के भले बुरे कहने के बाद जो है दामोदर शहर हजारीबाग चला जाता है, वहाँ पे रिक्शा चलाता है, ट्यूशन पढ़ाता है और BA पास करता है फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद दरोगा की नौकरी भी प्राप्त करता है। और नेक्स्ट चीज़ है गुनेश्वर बाबू के बारे में बता दूँ कि परिवार संग जो एक बार ये गंगा सागर की तीर्थ यात्रा पर गई थी, उन्हीं पर इनकी माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है वापसी के समय,
और वहाँ पे उन्हें जो है दरोगा बन चुका दामोदर मिलता है और उनकी मदद करता है, देखभाल करता है 10 दिनों तक। और उसके बाद जो है गुनेश्वर बाबू में परिवर्तन आ जाता है और समाज को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शिक्षा ही सर्वोपरि है और जितना के गांव के बच्चे जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ज़्यादा गांव का विकास होगा। तो यह मेनली कहानी को हमने समझा कैरेक्टर के माध्यम से और कैरेक्टर से संबंधित चीज़ें बताई, क्योंकि कैरेक्टर से संबंधित चीज़ें कई प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर जब आपको नॉर्मली कराया जाता है, इस वीडियो में भी कराया जाएगा, तो वहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनाया जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दामोदर लिख देगा कि दामोदर के बारे में कौन से कथन गलत है या कौन से कथन सही है, 3-4 कथन दे देगा, वो कथन इन्हीं कथनों में से रिलेटेड होंगे। तो इसीलिए मैं इस प्रकार से कैरेक्टर के बाद उनसे संबंधित चीज़ें लिख दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं हम आज के इस वीडियो में खूब कहानी के संक्षिप्त समरी पे, सार पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको इस कहानी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। परंतु जब आप कमेंट करोगे इस वीडियो का, जब मैं देखूंगा, जब वीडियो पब्लिश होगा उसके बाद जितने इसके व्यू होंगे, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर उसका 10% लोग भी यह कमेंट कर दे कि सर हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, कहानी को हमको लाइन बाय लाइन पढ़ाना है ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से, तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि विदिन 4 से 5 दिन मैं मतलब जो है कि वीडियो ले आऊँगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। फिलहाल जो है कि इस कहानी का जो है हम समरी देख लेते हैं, जो कि कहानी समझने में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों यह कहानी डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखित पुस्तक सौंध माटी की 10वीं कहानी है, जो इसी पुस्तक के अन्य कहानियों की तरह एक सामाजिक संदेश देती प्रतीत होती है। जब आप यह कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कहानी, इस जो सौंध माटी पुस्तक, इसकी पहली कहानी उबार से चीज़ें रिलेट होती है, क्योंकि उबार में भी वह दरोगा बनता है। कौन बनता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। झबरू का बेटा बनता है, झबरू के बेटा का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और माय के लोर कहानी से भी संबंधित आपको चीज़ें आपको लगेगा कि इस कहानी में चीज़ें हैं। और जो सौंध माटी पुस्तक की मतलब 10 कहानी है, उनमें से जो 9 कहानियाँ पढ़ चुके हैं मेरे द्वारा, उनके कुछ न कुछ अंश जो है इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जो है मुख्यतः यह दिखाया गया है कि जाति व्यवस्था के माध्यम से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है, प्रधानता कर्म की होती है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, वैसी ही वैल्यू पाता है। ठीक है, तथा दृढ़ निश्चय एवं मेहनत से पढ़ाई करके या कार्य कुशलता से जो है सच्ची लगन से सफलता जरूर मिलती है, सफलता जरूर प्राप्त किया जा सकता है। यह संदेश के तौर पे इतना आप समझ सकते हैं। बात करते हैं कहानी को, तो इस कहानी में दोस्तों एक दामोदर नामक भूइयाँ जाति का एक लड़का है, जिसके पिता गुरुदयाल राम गांव के जमींदार के घर कार्य करते थे। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद उनके 7 बेटों में से 6 काम की तलाश में चंदन नगर चले जाते हैं। आपको यह जगह याद रखना है, चंदन नगर चले जाते हैं 6 वो भाई काम की तलाश में। अकेले दामोदर जो है अपनी माँ के साथ रहता था, गांव में अकेले बच जाता है और गांव के ही एक बड़े किसान दामोदर बाबू के घर 10 रुपये प्रतिदिन रोजाना के तर्ज पे कार्य करने लगता है और खुद की और अपनी माँ की जो है जीवन यापन उसी से चलाता है। बाद में दोस्तों उसके जो हरिजन होने की वजह से उसे छात्रवृत्ति मिलती है और छात्रवृत्ति तथा अपने कड़ी मेहनत की मदद से वह मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरा करता है। परंतु एक दिन जब वो कॉलेज में एडमिशन के सोच रहा होता है, मतलब कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, तो उसी दिन जो है गुनेश्वर बाबू उसे अपने खेत में हल जोतने के लिए सुबह सुबह बुलाते, परंतु वह नहीं जाता है। तो गुनेश्वर बाबू वापस आ जाते हैं उसे बुलाने के लिए, देखने के लिए कि क्या कर रहा है, क्यों नहीं आया। ठीक है, तो गुनेश्वर बाबू पाते हैं कि वह कॉलेज के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस बात को देख के वह आग बबूला हो जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता और जो है वह जो है बहुत इस बात से गुस्सा होकर दामोदर को जो है काफ़ी जो है अपमानजनक बातें बोलते हैं। उसके बाद उसे जाति सूचक बातें के बोलते हैं, ताना देते हैं, गालियाँ देते हैं। ठीक है, और धमकियाँ भी देते हैं और साथ ही साथ इरेलीवेंट कार्य करने की सलाह देते हैं और बोलते हैं कि जो है हाड़ कूट के काम करो, बहुत मतलब मेहनत का काम करो और खाली समय मिलता है तो मछली मारो जाके पोखर में, तालाब में। ठीक है, यह उसको करने की सलाह देते हैं। और इन सब बातों से जो है दामोदर नाराज़ होता है और वह हजारीबाग जाने का निश्चय करता है और हजारीबाग चला भी जाता है। हजारीबाग जाने के बाद वह रिक्शा चलाने का कार्य पाता है, क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं मिलता, तो वह रिक्शा चलाने का कार्य करना शुरू करता है और शाम से लेकर आधी रात तक वह रिक्शा चलाता है और सुबह सुबह 2 ट्यूशन भी पढ़ाता है। इन सब चीज़ों को करते हुए वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई करता है और बीए जो है प्रथम श्रेणी से पास करता है। बीए पास करने के बाद दरोगा की कंपटीशन लिखता है और नौकरी में सेलेक्ट भी हो जाता है। जब वो सेलेक्ट हो जाता है
तो अपना सिलेक्शन के बाद जो है 2 केजी लड्डू, ठीक है, ये मैंने आगे चल के बताऊँगा, 2 केजी लड्डू और कुछ साड़ियाँ वगैरह, झूला वगैरह लेके जाता है माँ के पास खुशखबरी देने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 किलो लड्डू और साड़ी झूला, ठीक है, लेके अपनी माँ के पास जाता है, माँ को खुशखबरी सुनाता है। परंतु माँ अंतिम समय में होती है। माँ इस बात से खुश होती है, ठीक है, खुशी से उनके आँख में आंसू आ जाती है। और जो क्या है कि उनकी माँ उनके मतलब उन पे हाथ रख के और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ की घटनाएं हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके माँ की मृत्यु के प्राप्त हो जाने के बाद जो दारोगा बाबू हैं, जो दामोदर जी दारोगा बन चुके हैं, वो क्या करते हैं कि नौकरी करते हुए जितना भी उनका कर्जा था उसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद अपना विवाह भी करते हैं। विवाह पश्चात जो है वह धनबाद, जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी, वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। समय बीतता है, समय का पहिया घूमता है और एक दिन जो है गुनेश्वर बाबू अपने परिवार संग, अपने पूरे परिवार के साथ गंगा सागर की तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। यात्रा से वापसी वक्त उनकी माँ बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ जाती है तो अस्पताल में उसे भर्ती करवाया जाता है और उस अस्पताल में 4 दिन में ही उनके 4000 खर्च हो जाते हैं, 4000 टका खर्च हो जाते हैं। फिर भी जो उनके लिए मतलब इलाज के लिए ऑपरेशन करने की बात आती है और ऑपरेशन के लिए 5000 रुपया लग रहा होता है, 5000 रुपये की ज़रूरत होती है, जो कि वह नहीं दे पाते हैं। क्योंकि कहानी आपको ध्यान रखना है 1990 से पहले लिखी गई है, क्योंकि पहला प्रकाशन तो जो था स्वर्ण माटी पुस्तक का 1990 में हुआ था, दूसरा प्रकाशन 2017 में। तो आपको ध्यान देना है कि बहुत पुरानी कहानी, आज से 20-25 साल पहले की कहानी है। तो उस वक्त फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह नहीं था, ये सब लॉकडाउन की देन है। उस वक्त आई थिंक कि एटीएम भी नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे जन्म से भी 10-15 साल पहले की बात है। तो ये चीज़ देखना है। तो उस वक्त पैसा जुगाड़ करना इतना आसान नहीं होता होगा और यह 5000 काफ़ी बड़ा अमाउंट भी है। तो यह नहीं कर पा रहे थे और बैठ के एक जगह सोचते रहते हैं इन सब चीज़ों की कि कैसे क्या किया जाए। उसी समय जो है उनका जो मुलाकात होता है दामोदर से, दामोदर उन्हें देखता है, दादा दादा कह के उनके पास जाता है। और उसके बाद जाए क्या है कि दामोदर, उनकी कन्वर्सेशन होती है, वह दामोदर को सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद दामोदर जो है पैसों का इंतजाम कर देता है तथा उनके परिवार संग उनकी माँ तथा उनके पूरे परिवार का जो है 10 दिन तक ध्यान रखता है। उनका हॉस्पिटल में भी ध्यान रखता है, बाकी अपने घर पे भी उनका सेवा सत्कार करता है, यथासंभव जो भी मदद हो सकता था मदद करता है। और दामोदर की इस उदारता से जो है गुनेश्वर बाबू पूरी तरीके से बदल जाते हैं और महसूस करते हैं कि जात या धर्म नहीं बल्कि कर्म बड़ा होना चाहिए। कर्म बड़ा होता है तथा दुख में जो काम आए वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। तथा वह यह भी रियलाइज़ करते हैं कि गांव के बच्चे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे गांव की तरक्की उतना ज़्यादा होगी। इन सब चीज़ों को वह सोचते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मेनली मोटा मोटी यही कहानी था। आई होप कि आपको इस समरी के माध्यम से कहानी समझ आई होगी। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करते हो कि सर मुझे लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ानी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे लिए जो है वह चीज़ ज़्यादा आसान होती है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इस जो सीरीज में जो है 9 वीडियो लेक्चर अभी तक आ चुके हैं, एक्चुअली 10 आ चुके हैं, लेकिन 9 कहानी आई हैं। तो उनमें लगभग 5 कहानियों पे मैंने जो है पूरा लाइन बाय लाइन समझाया और 3-4 कहानियों में मैंने एज ए समरी और क्वेश्चन आंसर करवाया है। जो भी टफ कहानियाँ थी उसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश किया है, ठीक है, समझाने की कोशिश की है। तो अगर जो भी 1-2-4 कहानियों मैंने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैंने बोला ना, अगर 10% टोटल व्यू का 10% लोग भी यह कमेंट कर देते हैं कि सर लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक का मतलब हमको वीडियो चाहिए, मैं आपको एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके लाऊंगा। और दोस्तों इस सीरीज में एक वीडियो आएगी मेरे द्वारा जो कि एग्ज़ाम से पहले आएगी। 10 कहानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके, ठीक है, और 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा जो कि एग्ज़ाम से पहले लाऊंगा। वह काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आने वाले समय में देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं नोट के तौर पे कि स्वर्ण माटी पुस्तक की सभी 10 कहानियों को समझने एवं पूरी कहानी नोट्स MCQ वगैरह देखने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट खोटा कोर्स के माध्यम से कोर्स है जहाँ पे ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगी। लाइन से सारे PDF, लाइन से सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि टीम से मेरी बातचीत हुई है तो जल्दी ही जो है बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए जाएंगे जो कि सिर्फ आपको ऐप पे ही मिलेंगे। तो उससे पहले आप सारे 10 वीडियोस देख लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम स्वर्ण माटी पुस्तक की 10वीं कहानी हूप से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि हूप कहानी के लेखक कौन है। तो हूप कहानी के लेखक डॉक्टर विनोद कुमार है। और हूप किस पुस्तक की कहानी है, तो स्वर्ण माटी पुस्तक की कहानी है हूप। दोस्तों डॉक्टर विनोद कुमार से संबंधित और स्वर्ण माटी से संबंधित
जो है संपूर्ण जानकारी क्लास 00 के माध्यम से इस सीरीज़ की पहली वीडियो जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा। उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस सीरीज़ के सारे वीडियो लाइन से आ जाएंगे, उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हुप कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो हुप कहानी के मुख्य पात्र हैं दामोदर और अन्य पात्रों में गणेशर बाबू, गुरुदयाल राम और दामोदर की माँ। हालांकि कहानी में दामोदर की जितना बार स्क्रीन प्ले हुआ है उतना बार गणेश बाबू का भी हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मुख्य पात्र के तौर पे दामोदर को ही समझना है, क्योंकि हीरो ऑफ द स्टोरी दामोदर ही हैं। गुणेश्वर बाबू को एज आप विलेन कंसिडर किया जा सकता है, जो कि लास्ट में उनका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भी अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि दामोदर के बाप यानी कि पिताजी का नाम क्या होता है? तो गुरुदयाल राम, और यह मृत हैं। ठीक है, बाद में तो दामोदर की माँ भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, लेकिन बाप कहानी से शुरू होने से पहले ही मृत है। गणेशर बाबू क्या थे? गुणेश्वर बाबू, तो गुणेश्वर बाबू गांव के बड़े किसान थे और दामोदर के मालिक भी थे, जहां उसे 10 रुपया प्रतिदिन मिलता था। आगे अगला प्रश्न भी है, छठा प्रश्न, कि दामोदर को गुणेश्वर बाबू के घर कमियाँ के तौर पे यानी कि एज ए वर्कर के तौर पे कितना मजदूरी मिलता था? तो 10 रुपया प्रतिदिन मिलता था रोजाना। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि दामोदर के कितने भाई थे? तो दामोदर के 6 भाई थे। रामदयाल राम के 7 बेटों में सबसे छोटा बेटा था दामोदर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि दामोदर के सभी भाई काम के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो चंदन नगर चले जाते हैं। इस जगह को आपको याद रखना है। दामोदर के छात्रवृत्ति जो है, दामोदर को जो है छात्रवृत्ति कब से कब तक मिला था? तो 7वीं से लेके मैट्रिक तक मिला था। वह हरिजन जाति से बिलोंग करता था इसलिए। 10वां प्रश्न है कि दामोदर बीए की पढ़ाई कहाँ से किया था? तो दामोदर बीए की पढ़ाई हजारीबाग से किया था और वह बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, प्रथम श्रेणी से पास करता है, इसको भी याद रखना है। दामोदर हजारीबाग में कौन कौन से कार्य किया करता था पढ़ाई के दौरान? तो वह रिक्शा चलाने का कार्य करता था। रिक्शा वो शाम से लेकर आधी रात तक चलाता था और सुबह 2 ट्यूशन भी पढ़ाता था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर कौन सी नौकरी प्राप्त करता है? तो दामोदर दारोगा की नौकरी प्राप्त करता है और उसकी जो पोस्टिंग होती है, ड्यूटी होती है, धनबाद में होती है। और नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है कि गुणेश्वर बाबू अपने परिवार के साथ कौन से तीर्थ पे गए थे? तो गंगा सागर तीर्थ पे गए थे। ठीक है, गंगा सागर काफ़ी फेमस तीर्थ स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद मनोकामनाएं पूरी होती है और बहुत सालों के बाद एक बार जाया जाता है यहाँ पे। उस प्रकार की कुछ बातें हैं इससे संबंधित। और दोस्तों इसी तीर्थ से वापसी के दौरान जो है गुणेश्वर बाबू की माँ जो है अचानक से बीमार पड़ जाती है और उनकी मदद करता है दामोदर, और उसी के बाद जो है गुणेश्वर बाबू का हृदय परिवर्तन होता है। दोस्तों इस वीडियो के जो यहाँ पे नोट के तौर पे जब आपको PDF मिलेगा तो आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा PDF के माध्यम से भी। इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप 2 बार देख ले, हर एक चीज़ इसमें है दिया हुआ। फिर भी आपको मतलब जो देखिए, मेरे कहना है कि आप अगर कहानी को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही है। यह वीडियो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि अच्छी चीज़ें निचोड़ के ली जाती है, वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाती है। वह होता है यह वीडियो का सार, कहानी का सार। अब दोस्तों यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि और भी वीडियो आएंगे इस संदर्भ में। अपडेट लेके मैं आऊँगा, कुछ इनिशिएटिव लेके आता रहूँगा सोन माटी पुस्तक से। सोन माटी पे जो है मैं आपका मास्टरी करवा दूंगा, ताकि सोन माटी से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में नहीं छोड़े। दोस्तों अन्य सभी जानकारियों के लिए आप जो है 8986777727 हमारा ऑफिस का नंबर है, इसे आप सेव कर लीजिए। इस पर व्हाट्सएप के जरिए या डायरेक्ट कॉल के जरिए आप बात करके अपनी परेशानियों को से जो है अवगत हो सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टीम S4G के साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ के कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह मेरा यूज़र नेम है सुभाष वर्मा लेम के माध्यम से आप मेरे साथ इंस्टा या ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। ट्विटर में मैं जो है ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, यूट्यूब चैनल आपको S4G स्टडी फॉर गोल्स सब्सक्राइब करना ही है, हमारा ऐप जो है डाउनलोड करना ही है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी S4G स्टडी फॉर गोल्स की पेजेस हैं, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अपडेट की जाती हैं S4G स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा। तो यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बार दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सोन माटी पुस्तक की 10 कहानियों का जो है नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। 10 कहानियों के नाम आप लाइन से लिख दीजिए,
ठीक है, और लास्ट में लेखक का भी नाम लिख दीजिएगा। यह आपको कमेंट करना है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे। अंततः दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहें S4G स्टडी फॉर गोल्स टीम के साथ और वो तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें, अपने एम को अचीव करते रहें, अपने गोल को अचीव करते रहें। जय हिंद, जय झारखंड।